मेरी भाभी रोज़ मुझसे 500 ग्राम मसूर का दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाता था जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। वह कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद ही जब वह लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज भाभी ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैंने जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंचाई तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और मेरे कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि भाभी ने यह क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही तो हुआ था। मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आए थे। उनकी तबीयत खराब थी और अपने कमरे में ही बैठे थे। भैया को देखकर भाभी जल्दी उठकर उसके पास आ गई। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ हुआ, शक टाइप का। भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से भाभी का कोई आवाज़ नहीं आया। भैया ने मुझे घर पर पूछा, शीतल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई और बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाकर फिर से बोला, शीतल दरवाज़ा तो खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी का कोई आवाज़ नहीं आया। मैं भैया के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आ गई और बोली, भैया आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही कहती रही, भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने दो, घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर में इतनी शांति थी कि कोई हलचल थी ही नहीं। भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो, निशा भी तो सो रही है। ना जाने भैया सिर हिला रहे थे। मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अभी आराम कर लो, लेकिन मैं भैया का ही पास बैठती हूँ। भैया के कमरे में दरवाज़ा खुला तो भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाकर बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों किया था? तुम नहीं जानती क्या? मैं अपने 2 मासूम बहनें के तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ यह सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को समझा ही क्या है? मैं खुद 16 साल की कम उम्र का डरपोक सी लड़की थी। भैया को बहुत गुस्से देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी को कभी हमको पराया नहीं समझा है। वह माँ की तरह हम दोनों को ख्याल रखती है। शायद आज भी उसकी तबीयत खराब हो गई होगी और भाभी सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने भी मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, शुक्रिया स्नेहा। मैंने कहा, शुक्रिया को मालो गोद ली। जल्दी चलो भाभी, किचन में चल कर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई। वह बोली, स्नेहा दाल तो मैंने खा ली, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी मुझसे झूठ क्यों बोला। उन्होंने दाल को खा लिया क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई और पढ़ते पढ़ते न जाने मेरी आँख कब लग गई और सुबह को घबराते हुए मेरी अचानक से आँख खुली। मेरे साथ निशा भी जग गई थी और अब हम दोनों किचन में एक साथ जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी की बहुत बेचैनी हो रही थी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे। भाभी आराम से बातें भी कर रही थी। मैंने यह सोचकर यह सब नज़रअंदाज कर दिया कि यह सब मेरा वहम होगा। सुबह से जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया को साथ चलने के लिए कहा। वह ऑफिस के जाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाया करते थे। मैं और निशा एक साथ जाया करती थी कॉलेज, एक ही साथ पढ़ते थे। उनकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसीलिए
उसकी छुट्टी चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए भी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस से सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंचती तो मुझे लगा कि जैसे भाभी मेरा इंतज़ार करने बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी, स्नेहा जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल ला के दे दो। मैं कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी ही मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। शीतल भाभी ने पैसा लाकर 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए बोली। आज मैं भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना दीजिएगा। मेरी भाभी का चेहरा का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया। फिर वह बोली, हाँ। मैं सिर हिलाकर बोल डाली कि हाँ। जा अपने कमरे में चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर वह यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम का वक्त भैया ऑफिस से जब घर आए, मैंने निशा के लिए खाने पीने के सारे सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल कर आ गई। वह लंगड़ाहट सी चल रही थी। मैं हैरान रह गई। पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म ही हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लगा रही थी। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन अब मैं भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बहुत तकलीफ में है। और मैं सोच रही थी कि फौरन बदला और भाभी के पास गई और उससे पूछने लगी, भाभी पैर में कुछ हुआ है क्या। वह चुप हो गई। भैया को भी भूख बहुत लगी हुई थी। भाभी इसीलिए फटाफट से किचन में गई और मैं एकदम से किचन में भाभी की मदद करती थी। आज भी उसकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर भूख लग गई है। भाभी ने मेरी तरफ देखा, बड़ी अजीब से नज़रों से देखा था। फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्जी बनाई है। दाल तो कब का ख़त्म हो चुकी है। अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। एकदम से मेरा दिल भर आया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में गई। मैं अपनी सोचों से गम को भुला के निशा को देखकर एकदम से चौंक गई, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोल के बैठी थी। मैंने उससे कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो तुझे पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई से। निशा ने किताबें जीने के लिए हाथ में आगे किया और कहा, मेरा हाथ झटक दिया है। एकदम गुस्सा से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दे। हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। आप मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी है, 20 साल की नहीं। मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। निशा की यह बर्ताव मुझे बिल्कुल भी उम्मीद से बाहर थी। निशा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात ही नहीं किया है। मैं उसे छोड़ के भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी के टांग पर ही था। भैया के सामने आने का टाल रही थी और बिल्कुल भी बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ाहट ना चले। भैया ने मुझे जब यूँ सोचो कि गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे भैया को बता दिया कि निशाने के साथ बदतमीजी की है। भाई यह सुन के हैरान हो गया और फिर उन्होंने निशा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। बोले, तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती हो। भैया के शब्द उसके मुंह में ही थे कि निशा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता, कमरे में मत बैठो। भाभी कहती है, घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया निशा की हालत देखकर हैरान रह गए। फिर भैया उठे और बोले, निशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बहुत निशा को जानते थे। तुम्हें कभी भी अपनी बहन से कम नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह तुम्हें रखा है। फिर भी इस तरह की बातें क्यों सोचने लगती हो निशा। कुछ भी बोलो बिना सिर्फ रोटी चली जाती हो। जब हम सब परेशान हो गए थे, फिर भी अचानक उसने आंसू पोंछ लिया और हमसे माफ़ी मांग कर अपने कमरे में चली गई। और फिर भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया, शीतल आजकल निशा घर में होती है तो इतनी चिड़चिड़ाती क्यों हो, कोई बात है क्या। क्या भाभी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ चुका था। वह
बड़ी डरी हुई लग रही थी और बोली, सुनील, निशा हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसीलिए मैंने एक दो बार उसे जब बोला था कि घर के कामकाज के लिए थोड़ी मदद कर दिया करो तो इस बात से उसे बोर भी लगा होगा, शायद इसीलिए मेरे बुरी लग गई होगी मेरी बात उसे। भैया कुछ सोचने लगे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होगी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ लेकर आए, किताबें और नूडल्स भी लेकर आए और भैया ने निशा के हाथ में थमा दी और बोले, आज के बाद तुम इस घर में बोर नहीं होगी। फिर कमरे में भाभी के हाथ भी थमाकर बोले, शीतल, तुम स्नेहा के कैरम खोल दो और यहीं सब बैठ के देखो और खेलो। मुस्कुराकर गई। जब कमरे में आई तो निशा मुझे बड़ी जोर में लग रही थी। वह बोली, स्नेहा का सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा दिल ललचा गया है। भैया निशा के लिए बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब भाभी ने अपना कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलते हुए छत पर गई। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैं पढ़ाई वगैरह को सब भूल कर बाहर ही देखती रह गई। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस आ गई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा है, इस फिक्र में खुलती जा रही थी। मेरा दिल भी अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज में जैसे तैसे वापस आई और भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए। आज फिर से 1 केजी मसूर का दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलने अपने कमरे में ही यह सब देखकर दंग रह गई। निशा फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर दिए। इसके बाद निशा की खबर लेने के लिए, स्नेहा, तुम भाभी को रोज रोज दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वह ऐसे क्यों कह रही है? मैंने इस बारे में पूछा। क्या हुआ? निशा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोली कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं निशा के बात ठुकरा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी की हर काम को बराबर जानकारी होती थी। मैंने निशा को कसम देकर मना कर दिया कि वह फिलहाल इस बारे में किसी को भी ना कहे। मैं खुद इस पर सारे मामले की तहकीकात करूंगी। फिर सच सामने आ जाने के बाद मैं फैसला करेंगे कि पढ़ने क्या होगा। इसके बाद हम दोनों बहाने पढ़ने बैठ गए। निशा टेरेस पे चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं निशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। यह दोनों की बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं बाहर सोचों से घूम भी रही थी, तभी भाभी कमरे के बाहर निकल गई। वह लंगड़ाते हुए ही चली आ रही थी। मुझे दाल को कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी, दाल कहाँ है? भाभी बोली, वह तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी थी। यह सुन के मैं चुप हो गई और भाभी लंगड़ाती हुई घर के काम भी कर रही थी। तभी अचानक मुड़ के बोली, निशा कहाँ है? मैं बताया कि वह छत पे गई है। भाभी का चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मेरे सिर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल हो गई है, मुझे पागल कर देगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। भाभी छत पर जाते हुए बहुत देर हो गई थी। उन दोनों के पीछे ही छत पे चली गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भाभी की आवाज़ आसानी से सुनाई दे सकती थी। भाभी निशा को बुरी तरह डांट रही थी। निशा के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के ऊपर टूटा जा रहा था। जैसे छत पे पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई। उन्होंने निशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलूंगी। अपनी भाभी के साथ निशा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों की हैरत देख कर रही थी और हैरान भी हो रही थी। मुझे निशा के हाथ पकड़ कर नीचे खींचते हुए पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? निशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि तो वो मुझे प्यार कर रही थी। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई। मैंने कहा, निशा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी को राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। जब मैं कल 1 किलो मसूर की दाल ला कर दूंगी तो तुम
कमरे में छुपकर देखना कि वह दाल कैसे खाती है और फिर वह लंगड़ा के क्यों चलती है। ऐसा भी क्या होता है। मेरी बात सुन के निशा एकदम मुस्कुरा गई और बोली, स्नेहा तुम मेरा साथ दोगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते ही मेरे दिमाग में साला प्लान फिट हो गई थी। घर आई मैंने भाभी ने मेरा इंतजार करते हुए पाया। वह बोली, स्नेहा जल्दी से दाल ला कर दो। मैं हाथ मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और निशा को भी समझा दिया, जैसे ही भाभी की आवाज़ देकर बुला लूँगी तुम उसके कमरे में छिप जाना। उसने हाँ कर दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अभी महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ। वैसे तो इतनी देर में निशा भाभी के कमरे में छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी खुशी खुशी दाल मुझसे ले ली थी और अपने कमरे में चली गई थी। बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आई तो किचन में चली गई। निशा भी अपने कमरे के बाहर निकल गई और यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि निशा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने निशा के हाथ पकड़ा और जल्दी से पूछा, निशा बता तुझे क्या मालूम हुआ तुझे। निशा बड़ी परेशान लग रही थी। वह बोली, स्नेहा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाभी हमसे कुछ छुप छुप कर से निकलती है, मगर तुम्हें यकीन ही नहीं किया था। वह छोटी सी खिड़की से निकलकर भाभी पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। निशा की कसम दी थी कि वह भैया के इस बारे में कुछ भी ना बताए और वह बोली, पागल तो नहीं हूँ भाभी, घर का उजाड़ने का सोचा। मैंने निशा की एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसे पढ़ ले। अब छोटा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि इसमें मैं खुद दुविधा में फंस गई थी। भाभी के कमरे बारे में बताऊं या फिर क्या बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती है, मगर वह भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। न जाने कितनी देर मैं सोती रही। भैया चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं घबरा कर उठ बैठी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागते हुए बरामदे में भैया और निशा को देखा तो मुझे निशा ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी। तभी वह बहुत उन पर गुस्सा होने लगे और फिर बोले, स्नेहा तुम तो बहुत होशियार समझता था, मगर तुम इस नहीं संभाल पाए। भैया का इशारा निशा की तरफ था और जल्दी से ही आगे बढ़ी। भैया क्या हुआ। भाई की आंखों में आंसू था और वह निशा के बारे में पता करने की कोशिश करने के लिए छत पर कौन है इससे मिलने आया करता था। एकदम डर ही गई। मैंने जोर जोर से न जाने सिर हिला रहा था। मैंने बोला, नहीं भैया हमारी निशा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, सुनील आप बिना सबूत इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बच्ची है सुधर जाएगी। भैया इस पर भाभी को घर में घूर रहे थे और वह बोले कि शादी से पहले एक दिन तुम्हें हमें बताया था, यह 2 लड़कियां आपस में मेरी बहनें नहीं हैं, बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटी भी समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह पालन पोषण किया कि तुमने इसका मेरे निशा का हाथ ही पकड़ा और उसे अपने कमरे पे ले गई। मैंने निशा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात क्या हुई है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उसके पति को छोड़कर चले जाएं, इसीलिए वह यह सब करके हमारे भाई को नज़रों से गिराना चाहती है। निशा की बात को मुझे अंदर तक हिला दी और फिर मैं फिक्र न जाने इसके लिए गला खोलने के लिए खुद ही गिर जाएगी। अगले दिन भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश थे। उसकी आंखों में गुस्सा भी दिख रहा था। मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस की आधी छुट्टी लेके मुझे कॉलेज लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना चले गए, मगर उसकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने उनसे कहा कि वह घर के बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वह आए और जैसे ही घर में भाभी दाल की ऑर्डर की, थोड़ी ही देर बाद मैं दाल लाने गई। भैया आगे बढ़े तो कहा कि मैंने कहा ना, बस आप चुप रहें, आज हकीकत सबके सामने आ जाएगी। दाल लेकर घर में चली गई। भाभी ने मेरे हाथ में थैला दिया, कमरे में चली गई और मुझे इस वक्त इंतज़ार था कि मैं जल्दी घर बाहर आई और सोचने लगा कि
आपके साथ मैं लेकर गई। मैंने कहा भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के एक पास का कतार था जिसके लिए तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो भाभी नहीं थी। उसके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाभी ने खिड़की के बाहर देखा तो भाभी नज़र नहीं आई। वह तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया जी ने उस खिड़की में कूद गए, जबकि मैं निशा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए एक सुनसान सी जगह में पहुंच गए। एक बाबा का घर था जहाँ पर लोग ताबीज़ बनवाने के लिए जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देख के उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी को हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए। भैया का तेवर उस बड़े ही खतरनाक हो चुके थे। वे भाभी को बोले, शीतल आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सच सच बता दो कि तुम। भाभी बोली, सुनील भगवान जानता है कि मैं इन दोनों बहनों की अपनी बेटियों की तरह समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हो। मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इसकी वजह से आप दो शब्द भी सुना देते थे, तब भी हम लोगों इनके साथ बहुत प्यार से रहते थे, जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हो। मुझे तलाक दे दे। मैंने आपकी बड़ी बहन पे इसके मामले में बात तो की थी और बोली भी थी, साधु बाबा है, इसका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसके पति मुट्ठी में आ जाता है। इसीलिए मैं आपसे छुपकर आपकी सभा में जाने लगती थी। साधु बाबा ने कहा था पूरे 30 दिन तक 1 केजी मसूर की दाल लाकर मंत्र का प्रयोग करना और वही मंत्र नहर के किनारे फेंक देना। मुझे यह सब करते हुए 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद इस मंत्र का पाठ किया करती थी, जबकि इसकी वजह से निशा का ध्यान ना रख सकी। उसे चूक हो चुकी थी। निशा अपने इसी इलाके के आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी और इस दरमियान चिट्ठी और हक की सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे निशा पर शक हुआ, इसीलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई थी। तब मुझे रवि का खत नज़र आया। उसमें निशा की बहुत तारीफ़ करी थी। मैंने वह खत निशा को दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी हकीकत भैया के सामने बता दूंगी, इसीलिए समय रहते ही सुधर जाओ। मगर निशा ने मुझे अभी अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैंने ठान लिया था कि 30 दिन के बाद पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मैं मन्नत भी इसके बाद निशा का ही शक्ति का पेश करूँगा। मगर वह बहुत बुरा इंसान था। इस इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र थी। निशा रोने लगी और बोली, भैया घर की सुनसान और अकेलापन था, इसकी वजह से इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रवि की कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए और सिर पर भारी बोझ उतर गया था उनके ऊपर से। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया। यकीन अब भाभी को खबर लेने वाले हैं और भाभी को हमारे सामने कभी नहीं डांटा करते थे। मैंने कहा, भैया भाभी को कुछ मत कहना, हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनें को गले लगा गई और फिर एक बार हमारे घर प्यार का खुशनुमा माहौल बन गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा गड़बड़ भी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आज का कहानी ठीक ठाक ही लगी होगी आप लोगों को। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को हमेशा मिले, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी हम कहानी अपलोड करें तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट ला के दूँ। आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल की कहानी में, और कुछ अच्छा इंटरेस्ट वाला कहानी लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। तो लेती हूँ आप लोगों से विदा आज की कहानी के लिए। कल हिंदी स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत रहेगा। तो आज के लिए